क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है ए एंड बी टुगेदर बोरोड अ सम ऑफ ₹51,750 at an interest rate of 7% per annum, compounded interest in such a way that to settle the loan, A paid as much amount after 3 years as paid by B after 4 years from the day of borrowing. The sum in rupees borrowed by A was. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करेंगे। पहले हिंदी में और रीड कर लें इसको कि ए और बी मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 51,750 रुपए की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई। ठीक है, ए द्वारा उधार ली गई राशि की गणना आपको रुपए में करनी है कि कितनी है। अब आप क्वेश्चन समझिए पहले क्या है। देखिए ए और बी दोनों ने जो है वो ब्याज की दर कितनी है 7% का राशि उधार ली और टोटल जो राशि है वो कितनी है 51,750 है। अब इस 51,750 में हमें नहीं पता कि ए ने कितना लिया बी ने कितना लिया, लेकिन ये पता है कि दोनों ने 7% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली। अब 3 साल बाद ए जितनी राशि चुकाता है उतनी ही राशि बी 4 साल बाद चुकाता है। अब ए का समय कम है और राशि उतनी ही चुका रहा है जितनी बी चुका रहा है 4 साल में, तो इसका मतलब ए की राशि ज़्यादा होगी क्योंकि उस पर 7% ब्याज लग रहा होगा, तो ए की राशि ज़्यादा होगी और बी की राशि कैसी होगी, कम होगी क्योंकि उसका समय ज़्यादा है। तो 4 साल में जो उसका अमाउंट बना होगा बी का और जो 3 साल में ए का अमाउंट बना होगा वो दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे और यहाँ 1 साल का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समझ लीजिए इस क्वेश्चन को 5,000 कितनी है 750, 5,000 नहीं सॉरी 51,750, बार बार शब्दों की थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना बेटा यहाँ पर। ये ए और बी में बढ़ती है, ये ए और बी में बढ़ती है 7% की दर पर ए लेता है और 7% की दर पर इसमें से कुछ राशि बी लेता है। ये 3 साल में और ये 4 साल में, ये 3 साल में जितनी राशि चुकाता है उतनी ही राशि भी 4 साल में चुकाता है। इसका मतलब ये कंफर्म हमारे दिमाग में हो गया कि ए ने कम राशि ली नहीं होगी, ज़्यादा राशि ली होगी। ए ने ज़्यादा राशि ली होगी तो 3 साल में जितना देखो ब्याज की दर समान है तो ए की राशि ज़्यादा होगी तो उसने ब्याज लगाकर जितनी राशि 3 साल में दी, बी की राशि कम होगी उसको समय 1 साल और मिल गया तो उसने ब्याज थोड़ा और ज़्यादा लगाकर जितनी राशि दी, तो दोनों की राशियाँ बराबर है, मतलब अमाउंट बराबर है, मिश्रण बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इनके समय में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 1 साल का अंतर है। ठीक है, ध्यान रखिए 2 साल का अंतर होता तो हम 2 साल लेते। ब्याज की दर से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो 7% क्या होता है, तो 7% होता है भाई 7/100। ठीक है, 7/100 यानी कि मूलधन अगर हम बात करें 100 है तो ब्याज कितना है 7 है, तो आपको कुछ नहीं करना है 107 बटे कितना कर देना है 100 कर देना है, 107/100 कर देना है क्योंकि मिश्रण का मूलधन से अनुपात बना देना है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो अनुपात है ये अनुपात ए और बी में बांटे गए अनुपात के बराबर है। यहाँ पर कितना वर्ष दिया 1 साल, अगर 2 साल दिया होता तो हम यहाँ पर इसका वर्ग कर देते, 3 साल का अंतर होता तो यहाँ पर हम इसका घन कर देते, लेकिन 1 साल दिया है तो इसकी पावर कितनी कर देनी है 1। तो ये जो अनुपात बनेगा वो अनुपात बनेगा ए और बी में जो राशि बांटी गई वो किस अनुपात में बांटी गई, तो ये 107 और 100 के अनुपात में बांटी गई, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि ए ने 3 साल में जितना मिश्रण लौटाया उतना ही मिश्रण बी ने 4 साल में लौटाया, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है। तो यानी कि ए की राशि ज़्यादा होगी बी की राशि कम होगी, तो दोनों को कुल मिलाकर कितनी राशि मिली, तो आप कहेंगे सर 207। तो 207 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे आप, तो आप कहेंगे सर 207 यूनिट की वैल्यू हम कर देंगे 51,750 के बराबर। ठीक है, 51,750 के बराबर। अब किससे कट रहा है तो भाई काट लीजिए यहाँ पर, तो 51,750 को हम भाग लगाएंगे किससे 207 से, तो देखिए 2 बार तो भाग जा रहा है, 2 बार भाग दिया तो आप कहेंगे ये 414 हो जाएगा, 414 हो गया, ये 3 बचा, ये 0 हो गया, ये 103, ये 5 हो गया। अब ये कितने बार 5 बार भाग जा रहा है, पूरा पूरा यानी कि 250 बार कट गया। कितने बार कट गया भाई, ओहो चलिए कोई बात नहीं, फिर से सॉल्यूशन लिख देते हैं थोड़ा सा, ये बाई मिस्टेक गलत कट गया है।
चलिए फिर से देख लीजिए एक बार। चलिए ये पूरा का पूरा इरेज हो गया है बाय मिस्टेक, आप फिर से देख लीजिए। हमने क्या किया था कि 51,750 रुपए की राशि थी, ये किस में बांटी गई थी, ए में और बी में, दो हिस्सों में बांटी गई। 7% ब्याज की दर पर ए को दिया और 7% ब्याज की दर पर बी को दिया कंपाउंड ईयर पर। ये 3 साल बाद जितना अमाउंट लौटाता है इतनी ही राशि है 4 साल में लौटाता है बी। तो हमने क्या बोला कि 7% को आप पहले लिखेंगे 7/100 लिखेंगे सबसे पहले। तो आप यहाँ से अमाउंट को प्रिंसिपल का रेशियो बनाएंगे 107/100। इनके बीच में कितने का अंतर है समय में, तो आप कहेंगे सर 1 साल का अंतर, तो इसकी पावर आपको कितनी कर देनी है 1। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि ए और बी में ये राशि किस अनुपात में बांटी गई, तो ये 107 और 100 के अनुपात में बांटी गई। ये बात क्लियर हो गई, क्यों, क्योंकि ए ने 3 साल में जितना अमाउंट लौटाया उतना ही अमाउंट बी लौटाता है 4 साल। तो यानी कि टोटल राशि कितनी बनी, तो आप कहेंगे सर 207। और जबकि यहाँ पर कितना दिया है भाई, हमने बोला कि ए को 107 दिया और बी को कितना दिया, तो बी को दिया 100, तो टोटल कितना दिया 207। जबकि क्वेश्चन में कितना लिखा है 51,750। तो अब ये कट रहा है इससे कितने बार, 250 बार। कितने बार कट के 250 बार, 1 यूनिट की वैल्यू 250 आती है। आपको लिखा क्या है कि ए द्वारा उधार ली गई राशि कितनी, तो ए की राशि कितनी है, तो ए की राशि 107 यूनिट है। तो आपको क्या कर देना है, दोनों तरफ 107 से मल्टीप्लाई कर देना है। 107 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना है 25 सत्ते, आप जानते हैं 175, 175 की 5 हासिल में कितना आएगा 17, 17 में यहाँ 7 आ जाएगा, एक हासिल में चला जाएगा 25 में 25 और 1 26, और ये एक जीरो लग जाएगा 26,750। तो ए को कितनी राशि उधार मिली थी, 26,750 मिली थी, किसमें से 51,750 में से। इसका मतलब 25,000 किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे। तो ए की राशि आ गई 26,750, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, क्योंकि आपको किसमें दिया है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गई बात। चलो ये बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, देखिए इसको। ये कह रहा है ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR PQ इक्वल टू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर एंड एंगल Q इक्वल टू कितना दिया है 58 डिग्री। S and T are the points on the sides PQ and PR respectively, such that angle STR is equal to 122 degree. If PS is equal to 14 cm and PD is equal to 12 cm, then the length of RT is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, एंगल यानी कि कोण Q बराबर 58 डिग्री, S और T क्रमशः भुजा PQ और PR पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि कोण STR बराबर 122 डिग्री। यदि PS बराबर 14 सेंटीमीटर है और PT बराबर 12 सेंटीमीटर है तो RT की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, RT की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 24 है। तो सबसे पहले तो हम क्या बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल बना लिया हमने PQR, ठीक है। चलिए तो ये ट्राइंगल बन गया हमारा PQ और R, इसको हमने नाम दे दिया। अब इन्होंने बोला है कि PQR में PQ कितना है, तो PQ आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली ऊंचाई की जो लंबाई दी है वो आपको 24 cm दी है, चीफ मिनिस्टर 24 सेंटीमीटर दी है। ठीक, इसके बाद हम बात करें, अगर आपको कोण भी दिया है आपको, तो कौन सा कोण दिया है भाई, तो कोण Q दिया है, ये कितना दिया है 58 डिग्री दिया है, 58 डिग्री दिया है। S और T क्रमशः भुजा PQ और PR पर स्थित ऐसे बिंदु हैं। S और T, यहाँ पर S PQ पर और PR पर T स्थित ऐसे बिंदु हैं कि STR 122 डिग्री, STR यानी कि ये वाला जो कोण पूरा है वो 122 डिग्री का है, ये 122 डिग्री का है। यदि PS बराबर 14, तो PS देख लीजिए भैया कहाँ है, ये PS है, ये कितना है PS है, ये कितना दिया है 14 cm दिया है, ये 14 सेंटीमीटर दिया है। PS बराबर 14, PT बराबर 12, PT कितना दिया है, ये 12 सेंटीमीटर
ठीक है। पीटी आपको कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर दिया है। इसके बराबर तो आपको आर टी की लंबाई बतानी है, यानी कि ये आर टी कितना है ये आपको बताना है कितना है। ये आर टी की लंबाई कितनी है, तो इसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, इसको हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। आर टी की लंबाई बतानी। अब आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ईजी है। देखिए आप जानते हैं कि एक रेखा जो होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर ये 122 है तो 180 में से आप 122 माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। कितना, 58 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए अगर ये 58 है और हम बात करें कि ये वाला कोण 58 है, ये कोण भी 58 है, ये वाला कोण P त्रिभुज PQR में और त्रिभुज PST में कोण P दोनों कॉमन है। तो अगर दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर हो जाते हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिमिलरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझ लीजिए पहले पूरी तरीके से सिमिलरिटी क्या है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं इन ट्राइंगल त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज कौन सा, PTS, ट्राइंगल PTS, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल PTS, यानी कि त्रिभुज PQR तथा PTS में आप देखना कोण P बराबर कोण P, दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि वेनिस्ट है, एक कोण बराबर हो गया। कोण आपकी बात करें PTS की, यानी कि कोण T की बात करें और कोण Q की बात करें तो ये भी कितने हैं, 58 डिग्री, ये भी आपस में कैसे बराबर है। दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण यानी कि कोण S तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा किसके, कोण R के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है ये बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के। तो इस हिसाब से अगर तीन कोण बराबर हो गए तो ये ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है। ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे भाई, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो हमने कह दिया कि ये जो ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल PQR सिमिलर है ट्राइंगल PTS, ठीक है, PTS। अब अगर ये सिमिलर है तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। समरूप त्रिभुजों में समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। यानी कि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग अब हमें निकालना है, हम इसके हिसाब से चलेंगे RT के हिसाब से। RT हम कैसे निकालेंगे आप ये समझिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 58 के सामने की भुजा क्या दी है, PS, और यहाँ पर 58 के सामने की भुजा क्या दी है, PR। तो यहाँ पर हम 58 के सामने की भुजा ले लेंगे। तो हम यहाँ पर छोटे ट्राइंगल में लिया PS और बड़े ट्राइंगल में 58 के सामने की भुजा क्या है, PR। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो अब यहाँ पर आपने 58 के सामने की भुजा ले ली, यहाँ पर देखिए S के सामने की भुजा जो दी है उनको लेकर चलना है, 12 है, और यहाँ पर R के सामने की भुजा कौन सी, 24। तो छोटे ट्राइंगल में ये वाला कोण और बड़े ट्राइंगल में ये कोण बराबर था, यानी कि S R के बराबर था। तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, PT। तो आप कहेंगे सर PT बराबर किसकी हो जाएगी, तो इसके सामने की भुजा क्या है, PQ। तो इसके सामने की भुजा क्या है, PQ। तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, x का मान निकल आएगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए PS की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 14। PR की वैल्यू कितनी, तो PR की वैल्यू बताइए कितनी, PR तो 12 प्लस x है, 12 प्लस x है PR की वैल्यू, बराबर PT की वैल्यू कितनी, तो PT की वैल्यू आप कहेंगे सर 12 है। PT की वैल्यू कितनी है, 12 है, और PQ की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 24। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28 और बराबर में कितना, 12 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 में से 12 जाएगा तो 16 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। x माना था हमने RT को और RT की वैल्यू निकाल ली थी, तो 16 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन C जो है वो हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन C 7वें क्वेश्चन का आंसर आया। आई होप आपको बात समझ में आ गई कि किस तरीके से बनाना है, क्लियर होगी बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ लिखा है रीमा सोल्ड 48 आर्टिकल्स फॉर ₹2160 एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%. हाउ मेनी आर्टिकल्स should she sell for ₹2016 to earn a profit of 12%?
रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? इस टाइप का क्वेश्चन का जो सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं ना, शायद ही आपको कहीं मिले, ठीक है, और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तरीका देखना, देखिए क्या रहेगा आपका। सबसे पहले आप ये देखिए कि कितनी वस्तुएं बेच रही है, कितने रुपए। तो रुपए आने की विक्रय मूल्य दिया है 2160 रुपए। 2160 रुपए में मात्रा कितनी दी है, कितनी वस्तुएं बेचती है रीमा या सीमा जो भी है। रीमा ने कितनी 48 वस्तुएं बेची, ठीक है। लेकिन 2160 में जब उसने 48 वस्तुएं बेची तो उसको 10% की क्या हुई बेटा, हानि हुई। 10% की क्या हुई, हानि हुई। उसको 10% की हानि हुई। यहाँ पर बात होगी। अब ये कह रहे हैं कि 12% का लाभ कमाने के लिए 2016 रुपए में, 2016 रुपए में, और 12% का लाभ कमाने के लिए उसको कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? तो वस्तुओं की संख्या आपको बतानी है। तो आप वस्तुओं की संख्या तो अभी 48 ही रखिए। आप ऐसा मान के चलिए कि उसने कितने रुपए की ली थी ये वस्तुएं? 48, 100 रुपए की ली थी। कितने की ली थी? 100 रुपए की ली थी। अब 100 रुपए की ली थी तो 10% की अगर हानि हो रही तो कितने में बेची होगी? 90 में। तो हम ये कह सकते हैं कि 90 की वैल्यू 2160 के बराबर, मतलब 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेच रही। वस्तुओं को हम अभी भी नहीं छेड़ रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू। तो 2160 बटे कितना हो जाएगा? 90। अब आप बताइए वो चाह रही है कितना? 12% का लाभ। तो अगर 10% की हानि थी तो 100 रुपए अगर आपने क्रय मूल्य माना तो 10% की हानि थी तो कितने में? 90 में बेचा। और अगर आप क्या चाह रहे हैं, 100 रुपए की चीज पर 12% का लाभ चाह रहे हैं। पहले 10% की हानि थी, लॉस था, और अब 12% का क्या चाह रहे हैं? लाभ चाह रहे हैं, प्रॉफिट चाह रहे हैं। पहले क्या था? लॉस था। तो आप कितने में बेचेंगे? 112 में। तो यहाँ से आप 112 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 112 से। तो 112 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 112 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 2160 बटे कितना हो गया? 990 इंटू 112, यानी कि ये वो कीमत आ गई, वो विक्रय मूल्य आ गया जिस पर 48 वस्तुएं बेची जाएंगी। कितने में? 48 वस्तुएं बेची जाएंगी। कितने में? इस वाली कीमत, क्योंकि 12% का लाभ चाहिए। लेकिन वस्तुओं की संख्या को हमने छेड़छाड़ नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? ये तो आपके पास है क्या? विक्रय मूल्य। ये क्या आपका वो विक्रय मूल्य है जिस पर हमें क्या होगा? 12% का लाभ होगा। और इस 12% के लाभ में हम कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं? 48। तो हमें बेचनी कितने में? इस कीमत पर बेचनी है। हमें नहीं बेचनी है इस कीमत पर, हमें बेचनी है 2016। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 48 इंटू में क्या जाएगा? 90, और बटे में क्या जाएगा? 2160, और इंटू में क्या? 112। और हमें कितने की कीमत निकालनी है? ये तो भाई 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा तो वो आ जाएगी। अब हमें निकालनी है 2016 में। तो 2016 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल है। एक ही स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए। 0 से 0 कैंसिल, 9 से आप काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 दूनी 48, 2 से आप काटेंगे तो 5 10, 2 6 12, ठीक है। देखिए ये 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो 8 से काट दीजिए। 8 से 56, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 5 40 और 8 दूनी 16। 7 से कटेगा 7 21, 7 6 42, यानी कि कितनी वस्तुएं? 36। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36। यानी कि 2016 में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी? 36 वस्तुएं बेची जाएंगी। तो किस ऑप्शन में दिया है आपको? ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका आंसर। आई होप बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है if 11 sin square theta minus cos square theta plus 4 sin theta minus 4 is equal to 0, ठीक है। और थीटा की जो रेंज दी है वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan 2 थीटा। हमने क्या बोला था कि जब भी आपके पास थीटा की रेंज दी है कि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो थीटा का मान आप 30 45 60 इनमें से एक किसी को रखकर देखिए। तो सबसे पहले हम 30 रखते हैं, ठीक है। हम क्या रखते हैं? 30 रखते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या है? 11 sin स्क्वायर थीटा, 11 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा
प्लस 4 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या रख रहे हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रख रहे हैं। तो 30 रखने पर अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो जो वैल्यू हमें निकालनी है उसमें हम थीटा इक्वल टू 30 रख देंगे और अपना आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए हमने 30 यहाँ पर रखा, तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/2 का स्क्वायर होगा यानी कि 1/4। ठीक है, माइनस cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2, तो ये आपका हो जाएगा 3/4 प्लस साइन 30 का मान 1/2 माइनस कितना 4 इक्वल टू कितना 0। अब आप देखिए ये आपका हो गया 11/4 माइनस 3/4 प्लस में कितना 2 माइनस में कितना 4 इक्वल टू में कितना 0। तो ये आपका हो गया 11/4 माइनस ये आपका हो गया 11/4 माइनस, चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है ये 4, तो 11/4 माइनस 3/4 और ये कितना बचेगा माइनस का 2, इसके अपॉन में भी 1 ले लीजिए बराबर में 0। एलसीएम कितना लेंगे आप 4, तो ये 11 माइनस 3 माइनस कितना 8 बराबर में कितना 0। तो देखिए 8 3 11, तो 11 माइनस 11 बटे में कितना 11 माइनस 11 11 माइनस 11 और बटे में कितना 4, तो यानी कि ये 0 प्रूव हो गया, बिल्कुल हो गया, यानी कि थीटा की वैल्यू 30 रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब थीटा की वैल्यू 30 रखने पर अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो आप क्या करिए, जो हमें निकालना है cos थीटा प्लस cot 2 थीटा और sec थीटा माइनस tan 2 थीटा, यहाँ पर थीटा बराबर 30 रख दीजिए। अब देखिए जैसे ही आप 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री क्योंकि 2 थीटा है, और cot ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और अपॉन में कितना हो जाएगा sec, तो sec कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और माइनस में कितना है tan, तो tan हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब आप देखिए cos 60 का मान कितना होता है, तो sin 30 का जो मान होता है वो cos 60 का होता है यानी कि 1/2, तो cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 60 का मान तो ये 1/√3 होता है। ठीक है, sec 30 के मान की बात करें तो cos 30 का क्या मान होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, तो उसका उल्टा कर दीजिए 2/√3, तो 2/√3 किसका मान होता है sec 30 का मान, माइनस tan 60 का मान √3 होता है। बस आपको एलसीएम लेके सॉल्व भी तो करना है, एलसीएम जब लेंगे तो ऊपर आपका 2√3 एलसीएम आएगा, तो आपका ऊपर तो एलसीएम आ गया 2√3, तो हो जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन में 2√3, और नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 1 यानी कि यहाँ पर एलसीएम में आएगा √3 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 और माइनस का कितना 3, माइनस का कितना हो जाएगा 3। चलिए अब देखिए √3 से तो √3 कैंसिल। अब फाइनली आप देखिए यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, तो माइनस चला जाएगा ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, तो √3 प्लस 2 अपॉन में कितना माइनस का 2, माइनस का 2 तो कहीं भी वैल्यू नहीं दे रहा भाई, क्या बात है, तो कौन सी वैल्यू हमने गलत कर दी है भाई, sec 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 ही होता है cos 30 का, तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा, तो sec 30 का मान 2/√3 हो जाएगा, cos 60 का मान तो 1/2 होता है, cot 60 का मान तो cot 60 का मान भी आपका 1/√3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो ये √3 हो गया भाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर वैल्यूज कुछ अलग आ रही है, अपॉन में 3 6 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी अगर करते हैं हम लोग तो 3√3 बनेगा, तो 3√3 तो कहीं भी वैल्यू में नहीं है। अच्छा cos 260 cos 2 यानी कि थीटा की वैल्यू 30 बिल्कुल 100% सेटिस्फाई थी, तो cos 60 आ गया, cos 60 आ गया, इसके अलावा sec 30 आ गया और tan 60 आ गया। यहाँ पर 2 थीटा दिया है, तो यहाँ मिसप्रिंट तो नहीं है, ये भी sec 60 तो नहीं है, अगर sec 60 है तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान आपका 1/2 होता है, तो sec 60 का मान 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 पर ये वैल्यू देगा क्या आपको, 2 माइनस √3 पर वैल्यू देगा क्या, ये बेटा क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट है। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया वो 100% अपना आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मान के चलिए अगर यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर तो यही निकलता है, यानी कि माइनस का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस √3 प्लस 2 अपॉन में कितना 2। अब इसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं बन रही है ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर भी, क्योंकि परिमीकरण नहीं हो पा रहा।
अब ये जरूर हो सकता है कि यहाँ पर sec थीटा की जगह पे sec 2 थीटा हो। अगर sec 2 थीटा है तो आप sec 2 थीटा रखेंगे तो ये 60 आएगा, तो cos 60 का मान 1/2 होता है तो इसका मान 2 हो जाएगा बस, तो यहाँ पर 2√3 बनेगा। तो उससे थोड़ा सा हम सॉल्यूशन और कर सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार टाइपिंग मिस्टेक। तो अगर इसमें टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको हम थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 60 कर देते हैं तो ये बाकी सारी वैल्यू तो ऊपर क्या रहेगी, ऊपर तो आपका रहेगा √3 + 2 अपॉन 2√3, ये आपने सॉल्व कर लिया। नीचे आपका हो जाएगा 2 - √3, 2 - √3। अब ये कटेगा नहीं तो ये नीचे वैल्यू आ जाएगी 2√3 और ऊपर रहेगा आपका, तो आप √3 का मल्टीप्लाई उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ऊपर आपका है 2 + √3 और नीचे आपका हो जाएगा 2√3 और इनटू में 2 - √3। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर परिमेय कर सकते हैं, यानी कि √3 का ऊपर पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट स्टेप। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर √3 इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर √3 यहाँ पर हम √3 × 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो आपका बन जाएगा स्क्वायर और ये √3, तो ये स्क्वायर बन जाएगा और √3, चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 4 + 3 + 4√3 और बाहर कितना चल रहा है, तो बाहर चल रहा है √3, ये चलने दीजिए। और यहाँ पर आपका है 7 बिल्कुल आ रहा है, 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो अपन देख लेते हैं 7 और 12 भी आ रहा है, यानी कि यहाँ मिस्टेक है। और यहाँ जब आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 और 2 + √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बनेगा 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 और √3 यानी कि 3, तो नीचे बनेगा 3। अब देखिए अंदर ब्रैकेट में बन गया 7 + 4 और √3 और बाहर क्या चल रहा है मल्टीप्लाई में √3 और बटे में क्या है 3, तो जब √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7 √3 और √3 3 हो जाएगा, 3 को 12, ये 12 हो जाएगा, बटे में कितना 3, यानी कि ये आपका हो जाएगा 7। कहाँ दिया है ये आपका 7, तो फिर भी नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ पर 2 भी था, हम 2 का मल्टीप्लाई और करना भूल गए, यहाँ पर 2 और था, ये 2 कहाँ चला गया, ये 2 भी आएगा नीचे, ये 2 का मल्टीप्लाई और होगा तो ये नीचे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप 12 + 7 √ 3/6, ये आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यानी कि थोड़ी सी इस क्वेश्चन में गलती थी, वो गलती क्या थी, यहाँ पर sec 2 थीटा करना। ठीक है, यहाँ पर sec 2 थीटा कर लेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और नहीं भी करते हैं तो एक नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, उसका आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो sec 2 थीटा कर लेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर होगी बात, चलिए आगे मूव करते हैं।